आज हम जो अर्ली नेशनलिज्म है और उसके बाद जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का पीरियड आता है उस पे हम बात करेंगे। और देखिए, जो कांग्रेस को बनाया गया था तो बुनियादी दो बातें थी उसमें कि एक तो ये जिसको हम कहेंगे कि अनकम्प्रोमाइजिंग लॉयल्टी टू ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरा के मतलब जिसको हम कहेंगे कि पार्टनरशिप इन ब्रिटिश एम्पायर कि जो उस टाइम के जो नेशनलिस्ट थे वो आज़ादी नहीं चाहते थे, यानी दे डिड नॉट बिलीव इन द क्लिनिकल सेपरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो अलहदगी नहीं चाहते थे और बल्कि वो मतलब उसी के साथ रहना चाहते थे। तो कभी कोई आज़ादी की बात अर्ली नेशनलिस्ट्स ने नहीं की, उसको क्लिनिकल सेपरेशन कि बिल्कुल अलग करे, हम आज़ादी मांगे। और लिमिटेड गोल्स और मेथड्स थे इसके, तो मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट फेजेस में आता है, लेकिन ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी इन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। तो जो कांग्रेस का तकरीबन 1885 से 1905 तक का पीरियड लेंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे और जो मेथड थे। और मैंने ये इसमें कहा कि वो सेपरेशन नहीं चाहते थे फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो रिफॉर्म रादर देन एक्सपल्शन। तो इसी तरह से वो इक्वलिटी की भी डिमांड नहीं करते थे, यानी बिल्कुल उनको इसका क्लियर परसेप्शन था कि हम इक्वल पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद वो मतलब ग्रेजुअल पीस मील रिफॉर्म्स तो ये चाहते थे। और अगर आप पूरा उनका देखोगे उस टाइम का, जिस पे बहुत वो समझाया जा रहा है कि वो ये समझते थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है इट इज़ अन ब्रिटिश, यानी इसमें ये टर्म समझने की ज़रूरत है कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है इट इज़ अन ब्रिटिश, यानी जिस तरह उनकी वैल्यूज़ है, जिस तरह का सिस्टम है वो हिंदुस्तान में नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ अन ब्रिटिश, यानी जो पॉलिसीज़ है वो पॉलिसीज़ नहीं है जो हम बरतानियाई फिरंगियों से तवक्का कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म मॉडरेट इस्तेमाल की जाती है, तो बिकॉज ऑफ द डिमांड इट रेज्ड, यानी जो अर्ली कांग्रेसमैन या अर्ली नेशनलिस्ट जो थे तो जो डिमांड्स जो सामने रखते थे एंड द मीन्स दे अडॉप्ट टू वॉइस सच डिमांड्स, तो दैट इज़ वाई कि उनको मॉडरेट कहा जाता है। यानी एक तो जो डिमांड्स थी उनकी और उसके साथ वो जो मतलब जिस तरह तरीका था उनका, जिसको प्रेयर पेटिशन वगैरह कहा जाता है, तो इस वजह से उनको मॉडरेट्स कहा जाता है। अब देखिए, उनका है कि एनुअल कॉन्फ्रेंसेस वो करते थे और उसको हम कांग्रेस सेशंस कहते हैं या पढ़ते हैं हम, तो जहाँ पे वो पास रेजोल्यूशंस करते थे और फिर वो पेटिशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते थे। तो उसको वो बाद में वो एक्सट्रीमिस्ट 3 डे तमाशा ऑफ एजुकेटेड इंडियंस ये वो लोग उसको समझते थे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली को देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स उनकी देखोगे तो लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन इंपीरियल फ्रेमवर्क, जिसको मैंने कहा कि वो आज़ादी इंडिपेंडेंस इस तरह की बातें नहीं करते थे। सो वो एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, क्योंकि वो समझते थे कि यही एक रुकावट है, यानी मतलब हिंड्रेंस है, हर्डल है जो कि मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको यहाँ पे रिफॉर्म इनिशिएट करने में जो चीज़ रोकती है वो ये इंडियन काउंसिल है। इसी तरह से वो ब्रॉडन इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, जो काउंसिल थे यहाँ पे उनमें यानी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, वो जो ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स होते थे तो वो चाहते थे कि मतलब नॉन ऑफिशियल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद हो। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब के लिए नए काउंसिलर्स, और फिर वो मतलब कि राइट टू अपील टू स्टडी कमेटी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यानी वहाँ की स्टडी कमेटी को वो अपील कर सके, अपील्स भेज सके। और इसी तरह से वो मतलब उनको ये समझ थी कि ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो जो पॉलिटिकल फ्रीडम वो फिर ग्रेजुअली आ जाएगा।
अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात, वो जिस तरह वो ICS इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम उसको कहा जाता था, तो ICS में हम देखते हैं कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि अगर हिंदुस्तानी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए, दे विल बी मोर रिस्पॉन्सिव टू इंडियन डिमांड्स। तो इसी वजह से वो साइमल्टेनियस एग्जाम्स की बात कर रहे थे, फिर जो एज उसमें बढ़ाई जा रही, अच्छा इस तरह से लैंग्वेज इशू, ताकि इंडियंस को एक फेयर चांस मिले कि वो इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपियर हो और फिर इसका पार्ट बन सके। ये उनका एक बड़ी डिमांड थी उनकी। अरे फिर वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि एम्पायर जंगें लड़ी जा रही थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, बाकी दुनिया को अगर हम छोड़े, तो वो चाहते थे कि इसका जो इंडियन एक्सचेकर पे जो इसका मतलब ये दबाव पड़ता है, हमें मतलब बिना किसी वजह से एक उसका पार्ट बनाया गया है, तो इसमें कमी की जाए जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। फिर आप देखोगे ट्रायल बाय जूरी, वो उसमें हम बात कर चुके हैं पिछले पार्ट में भी। अच्छा, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, इसी तरह से जो ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू है, तो दैट इज वाई कि वो परमानेंटली फिक्स यानी करना चाहते, परमानेंट सेटलमेंट को और जगहों पे वो एक्सटेंड करना चाहते थे। फिर जो साल टैक्स उसकी डिमांड यानी अबॉलिशन की डिमांड, और जो एक्सप्लॉयटेशन वो इंडेंचर्ड लेबर आसाम प्लांटेशन में थे, तो उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। सबसे बड़ा जो काम इन लोगों का, यानी जो अर्ली आप कहें उनको नेशनलिस्ट मॉडरेटर्स, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये उनका सबसे बड़ा काम है। तो इसको क्या समझा जाता है कि इट इज इकोनॉमिक आइडियोलॉजी विच फेवर्स डोमेस्टिक कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, लेबर, कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिर जो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट है वो दे आर सपोज्ड टू इम्पोज टैरिफ टू रिस्ट्रिक्ट फ्री ट्रेड एंड टू प्रमोट, ये जो हम कहेंगे कि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड सीक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो वही क्या आप अपनी जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपकी हैंडीक्राफ्ट हो, उनको बचाया जाए। तो समझ रहे थे यही, यानी जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म में हम देखते हैं कि इंडियन पॉवर्टी, ये जो गरीबी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्री ट्रेड। ये फ्री ट्रेड अब अगर इसको खोला जाए तो एक पार्ट इसी में चला जाएगा, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह वो लोग समझ रहे थे कि इन्हें ट्रेड के लिए एक, यानी हिंदुस्तान की गरीबी की सबसे बड़ी वजह। तो अगर आप पूरा उनको देखोगे, दे बिलीव्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन थ्रू इंडियन कैपिटल, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से उससे सिर्फ गरीबी यहाँ पे आ जाएगी। तो इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के हक में थे वो, लेकिन ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो? थ्रू इंडियन कैपिटल, यानी हमारा अपना सरमाया हो, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो बाद में वही जो कि जिसको हम कहेंगे कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इंडियन हैंडीक्राफ्टर्स। अगर आप सबसे बड़ा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे तो इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी ड्रेन थ्योरी इसका सबसे बड़ा काम, और सबसे बड़ा काम उन्हीं का था। अगर आप उसमें देखोगे दादाभाई नेहरू जी, उसमें पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, फिर रनडे को आप देखो, R.C. दत्त को देखो, उनकी किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गोखले को आप देखो, या जी सुब्रमण्यम अय्यर को देखो, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1903 में, G.V. जोशी। तो बड़ा इन्होंने ड्रेन, यानी जो यूनिलेटरल फ्लो ऑफ वेल्थ था, जिसके बदले हमें कोई नहीं मतलब कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पे मैं बात कर चुका हूँ। अच्छा, कांग्रेस का क्रिटिसिज्म भी है, अर्ली नेशनलिज्म का अपना भी क्रिटिसिज्म है कि ये वर्कर उस प्रो वर्कर कभी बनी नहीं। कम्युनलिज्म जब सर उठा रही थी तो मुसलमानों को ये इसमें नहीं ला सकी। इसी तरह से जो मतलब इसकी जो कामयाबी था वो भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश एटीट्यूड, अगर वो दे प्रोफेस्ड लॉयल्टी, यानी हम वफादार है क्राउन की, लेकिन उसके बावजूद बड़ा अनसिंपैथेटिक एक रवैया था, चाहे जो भी गवर्नर जनरल था। तो अगर आप डफरन कर्जन को देखोगे तो वो तो उनकी बातें तो बिल्कुल कांग्रेस के कि उसको ठीक नहीं समझती थी, और ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन भी यही था कि ये एक पोटेंशियल डेंजर है, यानी पोटेंशियल डेंजर है, आगे चल के खतरा बन जाएगा ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लिए। तो
बट काम भी, लेकिन नेशनल मोबिलाइजेशन में, इकोनॉमिक थेरी वगैरह वगैरह एक बुनियाद रखने में उनका बड़ा, ऐसा भी नहीं है कि जो लोग एक्सट्रीमिस्ट वो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाते थे इनकी क्रिटिसिज्म में। अब एक्सट्रीमिज्म वही यानी जिस तरह मॉडरेट को उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स थे उनके काम करने के, एक्सट्रीमिस्ट को इसी वजह से जाना जाएगा। तो वो समझते थे कि मॉडरेट पॉलिटिक्स इट इज़ नॉट यील्डिंग एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, तो कोई खातिर खाए नताइज इससे नहीं मिल रहे, हासिल हो रहे हैं, तो वो उसको पॉलिटिक्स ऑफ मेडिकेंसी, अब वो बेकारी उनको समझ रहे थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे कि उस टाइम ये जो एक्सट्रीमिज्म था इसके काजेस क्या थे, तो एक तो उसमें बड़ा फैक्शनलिज्म हिस्टोरी में लिखा है कि वो आप समझिए कि एक पर्सनालिटी क्लैश था वहाँ पे। तो उन्होंने बंगाल में एग्जाम्पल्स दी है कि मतलब कैसे बंगाली जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एडिट कर रहे थे और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, तो कैसे उनमें वो लड़ाई थी। इस तरह अरविंदो घोष एक तरफ से, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल एक तरफ से, फिर ब्रह्मदत्त उपाध्याय जो वंदे मातरम के एडिटरशिप पे लड़ रहे थे। तो महाराष्ट्र में गोखले और तिलक का बड़ा किस्सा मशहूर है कि पुनः सार्वजनिक सभा पे वो लड़ रहे थे। अगर आप देखोगे मद्रास में तो वहाँ 3 फैक्शंस लड़ रहे थे। पंजाब में आर्य समाज डिवाइड हुआ था तो उसमें भी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। तो ओवरऑल ये जो फैक्शनल लड़ाइयाँ थी, गिरोहबंदी जिसको हम कहेंगे, तो फिर उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात सामने आ गई। तो नेचुरली ये लॉजिकल था कि अब ये कांग्रेस में भी ये लड़ाई पहुँच जाएगी। और फिर दूसरी बात इसको कहा जाता है कि इट वाज फ्रस्ट्रेशन विद मॉडरेट पॉलिटिक्स। जैसे मैंने बताया कि उन कोई नताइज नहीं निकल रहे थे सिग्निफिकेंट। और फिर कहा जाता था कि ये बिल्कुल एक अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसको मतलब चला रही है कांग्रेस को। तो तिलक ने कोशिश की थी लेकिन वो भी कामयाब नहीं। तो ओवरऑल वो सारे ये समझ रहे थे कि ये अनडेमोक्रेटिकली इसको चला रहे हैं। लॉर्ड कर्जन साहब का बड़ा एक रोल रहा है एक्सट्रीमिज्म के राइज में इंडिया में, जो गवर्नर जनरल थे। तो 1899 से 1905 तक जितने भी इक़दाम उसके थे, यानी जो भी स्टेप्स उसने लिए, तो हर एक ने मॉडरेट्स को कमज़ोर किया और एक्सट्रीमिज्म का राइज हुआ उसके ही दौर में। अगर आप उनका देखोगे तो एक तो वो सोदरम और स्वराज यानी सेल्फ रूल, तो एक इसमें अगर आप देखोगे हम देखते हैं कि स्वराज पे कोई कंसेंसस नहीं था कि स्वराज असल में है क्या। बाल गंगाधर इसको ये जो इंडियन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो बरतानिया से अलग, यानी सिवियर रिलेशंस विद ब्रिटिश, उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन बिपिन चंद्र पाल वो लिखते थे कि ब्रिटिश के होते हुए उनकी पैरामाउंटेसी में हमारी ये जो मतलब गवर्नमेंट कोई पॉसिबल नहीं है। और अरबिंदो भी इसी तरह से कि यानी एब्सोल्यूट पॉलिटिकल फ्रीडम इनकी जब तक ये यहाँ पे है बरतानवी, तो हमारी कोई मतलब हैसियत नहीं रहेगी और ना हमारी कोई मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम पॉसिबल है तब तक। तो लेकिन बाकी रूल इसमें वही कि सेल्फ रूल विद इन द पिरामिड्स ऑफ इंपीरियल फ्रेमवर्क। अच्छा, इसको मतलब अगर आप मेथड को देखोगे उनका, जिस तरह मॉडरेट्स का, इनका था अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल थ्रू वायलेशन ऑफ इट अनजस्ट पॉलिसीज। तो बिल्कुल यानी वायलेट पॉलिसीज को करना, आप समझे कि कानून तोड़ना, ये इनका मेथड था। फिर बायकॉट, जो उनके गुड्स थे, उनके इंस्टीट्यूशंस थे, उनका कल्चर था, उसका बायकॉट। और स्वदेशी में फिर गुड्स भी आ जाएंगे, उसमें ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। और वही इसमें हम देखते हैं कि जो मॉडरेट्स थे उनका यही था कि दे बिलीव्ड इन, यानी वो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी से भी इम्प्रेस थे और फिर वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का जो एनलाइटमेंट का प्रोजेक्ट था उससे भी वो मुतासिर थे, क्योंकि इन्हीं के इदारों में पढ़े थे। तो लिहाजा वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन, इसी से इंडिया आगे जाएगा। तो वो समझ रहे थे कि कंटिन्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल है। अगर आप इनको देखोगे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो नॉन वेस्टर्न पैराडियम उनका था, और वो जो एक इंडिया के एक रिच सिविलाइजेशन उसको इन्वोक कर रहे थे, गोल्डन पास की बात कर रहे थे। तो इससे फिर वो रिलीजियस एलिमेंट वगैरह वगैरह आ गया।
अगर आप सबसे ज़्यादा इसमें रोल देखोगे तो इसमें आपको बिपिन चंद्र पाल भी, अरविंदो घोष भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको तिलक, क्योंकि तिलक जुड़े थे कांग्रेस से और फिर वो एक हीरो बन के आ गए थे जब उनको वो सेंटेंस किया गया था। तो वो उन्होंने एक्सट्रीमिज्म में बड़ा रोल प्ले किया। उनने वो एक तो वो लिखते थे, एडिटर भी थे, उनके अपने न्यूज़पेपर्स थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वो शिवाजी गणपति फेस्टिवल वगैरह शुरू किए, तो बड़ा उनका तिलक का इसमें रोल रहा। बाद में हम देखते हैं इसको हिस्टोरियनिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म, और फिर आगे चल के बिपिन चंद्र इसको रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का नाम देते हैं कि इससे उसका राइज हुआ। तो ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म में जब मैं नेक्स्ट पार्ट में पटना बंगाल पे बात करूंगा तो बिल्कुल मैं उसमें ये बताऊंगा कि कैसे इनकी पॉलिसी उसमें बिल्कुल उनका प्रोग्राम मैनिफेस्ट होता है। तो ये मैंने थोड़ी इसमें कोशिश की कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बनाए बगैर के इसमें क्या डिबेट्स वगैरह है। तो कामयाबियाँ भी थी उनकी, क्रिटिसिज्म भी रहा, लेकिन नेशनलिज्म की बुनियाद रखने में इनका बड़ा, और फिर जो आगे चल के हम गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा शायद इसके बगैर शुरू नहीं हो सकता था। नेक्स्ट पार्ट में मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल उस पर मैं बात करूंगा। थैंक यू।